की रायपुर से खबर, जहां संसदीय सचिवों का आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम हाउस में इन सभी संसदीय सचिवों को शपथ दिलाएंगे पद और गोपनीयता की। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में आज शाम 4 बजे होगा। 15 संसदीय सचिव इसमें शपथ लेंगे अपने पद और गोपनीयता की। संसदीय सचिवों का ये शपथ ग्रहण समारोह आज सीएम हाउस में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। हम रुक करेंगे उमेश मौर्य, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। उमेश, जिन 15 संसदीय सचिवों को आज शपथ दिलाई जाएगी सीएम हाउस में, कौन कौन से संभावित नाम हम मान सकते हैं और क्या ये फॉर्मूला भी तय हो सकता है कि जिन जिलों से मंत्री नहीं है उन जिलों में से संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई जा सकती है? निश्चित रूप से दीपक, ये कहा जा सकता है कि जिन जिलों में मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है। बीते कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किन विधायकों को संसदीय सचिव का मुहर लगेगा, लिहाजा कल इस पे मुहर लग गया है और 15 संसदीय सचिवों पर मुहर लगा है। आपको बता दूं कि बस्तर और सरगुजा के अलावा मैदानी इलाकों में विधायकों को संसदीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें 3 महिलाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 13 जो विधायक हैं वो नए चेहरे हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2 जो विधायक हैं चिंतामणि महाराज और राजवाड़े, इनको जो 2 बार विधायक हैं इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। लिहाजा आज इस पूरे मामले पर जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सीएम हाउस में इनको शपथ दिलाएंगे, इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी ये मदद करेंगे और कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय और जो स्थानीय राजनीति समीकरण है उनको साधने की कोशिश की गई है। और इसकी जो आज शपथ जो ग्रहण जो समारोह तय किया गया है वो 4 बजे मुख्यमंत्री निवास पर किया गया है। तमाम जो विधायक होंगे उन्हें शामिल होने के लिए कहा गया है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये उन इलाकों के लिए संसदीय सचिव का पद दिया गया है जहां पर मंत्री नहीं है, लिहाजा ये एक बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और ये कैबिनेट मंत्रियों की मदद करेंगे और इससे जो क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो तेजी से किया जाएगा और तेजी से होगा। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव नियुक्त करेगी भूपेश सरकार। इस मामले में मंगलवार को अमलीजामा पहनाया जाएगा। 15 संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, जिसमें ओबीसी से 5, सामान्य से 4, एसटी से 4 और एससी से 2 सदस्य मिल गए हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब बीजेपी सत्ता में थी तब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया था? छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर संसदीय सचिव बनाने के फॉर्मूले को अपनाने जा रही है। इसके तहत करीब 1 महीने की माथापच्ची के बाद कांग्रेस सरकार ने संसदीय सचिव बनाए जाने के निर्णय को हरी झंडी दे दी है और मंगलवार को संसदीय सचिव का शपथ ग्रहण होगा। 15 नाम संसदीय सचिवों के सरकार ने तय किए हैं, जिसमें द्वारकाधीश यादव, विनोद सोवनलाल चंद्राकर, चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, विकास उपाध्याय, अंबिका सिंहदेव, चिंतामणि महाराज, यूडी मिंज, पारसनाथ राजवाड़े, इंदर शाह, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल सिंह बंजारे, डॉक्टर रशीम आशीष सिंह, शिशुपाल सोरी और रेखचंद जैन शामिल हैं। संसदीय सचिव के लिए हमारे वरिष्ठ नेता पीआईएल लगाए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें निरस्त किया है और कुछ उन्होंने माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके अनुरूप ही संसदीय सचिव बनेंगे। जिस तरीके से बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक संघर्ष किया गया था, हमारा संगठन तो यूं भी मजबूत है, लेकिन अब चूंकि हम सरकार में आ गए तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जो हमारे कार्यक्रम हैं, जो हमारी नीतियां हैं, जो जनता के लाभ की नीतियां हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा भी प्रदेश कांग्रेस के हमारे कांग्रेस जनों का है। इसलिए ये बैठकों में ये हमारी सतत प्रक्रिया। जब बीजेपी सरकार में थी तब मौजूदा मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले के बाद संसदीय सचिव का पद तब की रमन सरकार को खत्म करना पड़ा था। अब जब भूपेश सरकार फिर से संसदीय सचिव बनाने जा रही है तो इन नियुक्तियों को लेकर रमन सिंह ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिन फैसलों का कांग्रेस विरोध करती थी उन्हीं को अपना रही है। हालांकि संसदीय सचिव नीति मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। संसदीय सचिव के मामले में बहुत प्रदर्शन किया, पूरे प्रदेश में बहुत विरोध किया, और आज वही संसदीय सचिव
को वापस नियुक्ति के लिए उनको अच्छा लगने लगा, तो ये रोल बैक करने का काम सभी सरकार के निर्णयों में हो रहा है कि वापस पलटते जा रहे हैं। और जितने निर्णय हम लोगों ने लिए थे, आज क्या हाईकोर्ट का कोई फैसला आ गया कि संसदीय सचिव के मामले में? फिलहाल सरकार की कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को सत्ता में भागीदार बनाया जाए। इसलिए पिछले दिनों बड़े नेताओं की बैठक में विधायकों को पद दिए जाने की जो सहमति बनी, उसी पर भूपेश सरकार काम कर रही है। इस तरीके की नियुक्ति से विधायकों में असंतोष जैसी बातें खत्म होंगी और शक्ति संतुलन भी बना रहेगा। लेकिन इन नियुक्तियों के साथ बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। मरवाही उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस सरकार के मंत्री मैदान में भी उतर आए हैं, लेकिन बीजेपी में अभी सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है। आखिर क्या वजह है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को कमान मिलने के बाद बीजेपी में अंतर्कलह दिख रही है? देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से खाली हुई मरवाही विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वहीं बीजेपी में अभी हलचल भी नहीं है। कांग्रेस खेमे से एक के बाद एक मंत्री दौरा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अब तक प्रभारी भी नियुक्त नहीं कर पाई है। कांग्रेस पूरे आत्मविश्वास से लवरेज दिख रही है और बीजेपी पर अंतर्कलह का आरोप लगाते हुए उसको दौड़ से बाहर मान रही है। कांग्रेस पार्टी के कारण, क्योंकि वो कांग्रेस में थे करके वो चुनाव जीतते रहे। एकाध इलेक्शन की बात अलग है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, इस बार हमारे कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बुरी तरीके से अंतर्कलह से ग्रस्त है। जिन्हें नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्हें कार्यकर्ताओं का ही विश्वास प्राप्त नहीं है। वे एक व्यक्ति विशेष के समर्थक मात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है और बुरी तरीके से आपसी लड़ाई और परस्पर अविश्वास के चलते भाजपा छत्तीसगढ़ में बहुत खराब स्थिति में है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय जल्द राजधानी पहुंचेंगे। इसके बाद पार्टी के आला नेताओं के साथ बैठक होगी। इसमें चुनाव प्रभारी से लेकर दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते मरवाही उपचुनाव का पूरा खाका तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी में कोई भी इस चुनाव का प्रभारी नहीं बनना चाहता, क्योंकि पार्टी के एक धड़े का मानना है कि उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब पद देने की बारी आती है तो उनको भुला दिया जाता है। देखिए, मरवाही भारतीय जनता पार्टी कैसे लड़ेगी, ये कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भ्रम की राजनीति 1.5 वर्षों में दूर हो रही है। जनता इस सरकार को समझ गई है, कांग्रेस पार्टी को समझ रही है। और जहां तक अंतर्कलह बीजेपी में इसका सवाल है, तो मुझे लगता है कि जो सरकार इतनी कमजोर है कि लगभग 19 महीनों में भी वो निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। और उनके जो नेता हैं कांग्रेस के, वो बाबुओं की तरह बार बार दिल्ली जाते हैं। कभी भूपेश जी जा रहे हैं, कभी मोहन मरकाम जी जा रहे हैं, कभी चरणदास महंत जी की बात आती है, कभी शिव डहरिया जी का कॉल आता है। इनमें इतना अंतर्द्वंद हो गया है कि यदि कोई बड़ी बात नहीं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हालात यदि यहाँ में निर्मित हो जाएं और इस सरकार का यदि पराभव हो जाए तो कोई बहुत बड़ा। बहरहाल बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन वह अंतर्कलह से तो जूझ रही है। पार्टी का एक बड़ा धड़ा लगातार नाराज चल रहा है। इसका असर संगठन और मरवाही उपचुनाव दोनों पर देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने भी कई चुनौतियां हैं। उन्हें अब समन्वय के साथ उपचुनाव में उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित भी करनी होगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से ही, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का कहर नहीं थम रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा 184 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं प्रदेश में। जो 184 नए मरीज मिले हैं, उनमें से राजधानी रायपुर से 87 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 4265 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और कोरोना का कहर भी बढ़ रहा है। उमेश मौर्य का हम रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। उमेश, लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है, प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय है।
देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा इसे देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार जांच कर रही है। पीपी किट और अन्य माध्यमों से ये लगातार जांच तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम बीते 2 दिनों की ही बात करें तो 13 दिन के भीतर ही राजधानी रायपुर में 500 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो छत्तीसगढ़ में हावी है। आपको बता दूं कि 184 जो मामले हैं वो कल की रिपोर्ट आई है कोरोना संक्रमण के, और ये पूरे नए कोरोना संक्रमित मरीज हैं। वहीं 87 जो मरीज है वो रायपुर राजधानी से है। वहीं 19 लोगों की छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौत भी हो गई है। अगर हम पूरे आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 महीनों के भीतर जो कोरोना के से प्रभावित जो संक्रमित मरीज हैं वो 4265 सामने आए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस तेजी से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। लिहाजा इसे देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी रायपुर में ये निर्णय लिया है कि 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वहाँ कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन किया जाएगा। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो 9 बजे तक के मिलेंगे, जैसे मेडिकल्स और रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप, ये 9 बजे तक खुलेंगे। उनके बाद से 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लिहाजा सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही। यही वजह है कि 28 जिलों में ट्रू नॉट सिस्टम के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा कोरोना संक्रमितों। तो कोरोना जो मामले हैं उनमें टेस्ट तेजी लाई जाएगी, ताकि जो लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सके। वहीं जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है मजदूरों को। हालांकि ये जो सिलसिला शुरू हुआ था, जब मजदूरों को बाहर से लाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे हैं। लेकिन अब ये जो कोरोना का संक्रमण का मामला जो गाँवों तक सीमित था, अब वो शहर में भी आ गया है। आप देखे होंगे बीते दिनों सीआरपीएफ, डीबीआई और ये जो जवान हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ये कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जो कोरोना वायरस के रूप में लगातार मैदान में डटे हुए थे। कोरोना संक्रमित को कोरोना से लेकर जो जागरूकता लोगों को पहुंचा रहे थे, अब वो संक्रमित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, चिंतनीय विषय है। लिहाजा इसे देखते हुए सरकार को एक बड़े निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि जो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उमेश, हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये एक बड़ा विषय है, कोरोना का कहर, जो संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, इसमें लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर जरूर काम कर रही है, लोगों को भी सावधानी बरतना होगी। पेंड्रा से खबर, जहां 3 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पेंड्रा से ये 3 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमितों में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। गौरेला थाना में ये बताया जा रहा है 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनमें से एक महिला पुलिसकर्मी है। थाना परिसर को फिलहाल कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। थाने के गेट के बाहर ताला लगा दिया गया है और पूरे थाने का जो स्टाफ है पुलिसकर्मियों का, उनका कोरोना टेस्ट होगा। रायपुर से खबर, जहां राजधानी में शाम 7 बजे के बाद अब दुकानें नहीं खुलेंगी। शाम 7 बजे के बाद दुकान बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। व्यापारी और जिला प्रशासन के बीच जो बैठक हुई है, उस बैठक में ये सहमति बनी है। दुकानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति दुकान में बिना मास्क के प्रवेश करेगा उसे इजाजत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते ये फैसला लिया गया है। बस्तर में जिन नक्सलियों ने कभी स्कूलों को बम से उड़ा दिया था, वही अब उसके निर्माण की एक एक ईंट जोड़ रहे हैं। दंतेवाड़ा के भांसी इलाके में इन दिनों ऐसा ही नजारा दिख रहा है। यहां आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली स्कूल को फिर बनाने में जुट गए। 2016 में इस भवन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया था। बाद में जब सरकार की पुनर्वास नीति के तहत इन्होंने सरेंडर किया तो अपनी गलती सुधारने की इच्छा दंतेवाड़ा कलेक्टर के सामने रखी। कलेक्टर ने भी इसे प्रशासन की एक बड़ी जीत मानते हुए भवन बनाने की अनुमति दी और राशि आवंटित कराने का आदेश जारी किया। 1 हफ्ते के अंदर ही भवन निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। हो गया
बाहर के जो माओवादी हैं आंध्रा तेलंगाना अन्य प्रांतों से इधर आए थे, वो स्थानीय लोगों को गुमराह करके उन्हीं के हाथों से इधर का आदिवासियों को हत्या करवाए थे, उन्हीं के हाथों से इधर का जो विकास कार्यों को बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की थी, अनेक स्कूल आश्रम भवन को तोड़फोड़ की गई थी। इस बात को स्थानीय लोग अच्छे से समझ लिया है और लोकल कैडर्स इसी कारण से उनसे मोह भंग होकर वापस जैसा मुख्य धारा में जोड़कर अपना इलाका में विकास के लिए के सामने आकर काम कर रहे थे। कई इस टाइप के सरेंडर कैडर्स खुद जो स्कूल भवन जो माओवादी द्वारा तोड़ दिया गया है उसको रिपेयर करने में अपने योगदान दे रहे हैं। ये सब एक सकारात्मक परिवर्तन है जिसको लेकर हम लोग को एक आशा है आने वाले समय में निश्चित रूप से इस इलाके में नक्सल संगठन को हम कमजोर कर सकता है, इलाके में शांति बना रख सकते हैं। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए भूपेश सरकार ने पढ़ई दुआर दुआर योजना चलाई है ताकि बच्चे घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन अब भी कई बच्चे इस योजना से वंचित हैं। कोंडा गांव में 50% छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको पढ़ाई तो करनी है लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के चलते योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम पंचायत बेलोंडी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इधर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जल्द ही इस समस्या भी सुलझा ली जाएगी। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ रहा था, पास हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ। पढ़ने की इच्छा है लेकिन मोबाइल नहीं होने के कारण नहीं पढ़ रहा हूँ। जो मेरे पिताजी की काम है उसे मैं करता हूँ। वर्चुअल क्लास के माध्यम से बच्चों के पास स्वयं जाकर वर्चुअल क्लास के माध्यम से हमको पढ़ाई करना है। लेकिन चूँकि कोंडागांव एक ऐसा जिला है जहाँ पे 50% बच्चे कि जिनके पास मोबाइल नहीं है और नेटवर्क विहीन है, तो जो मोबाइल है नेटवर्क में हैं उनके लिए तो हम वर्चुअल क्लास की लगा रहे हैं, किंतु ऐसे बच्चों जिसके पास नहीं है उनके लिए हम अभी बैठक रखे हैं। अब कैसे उनके पास पहुंच जाएंगे कि शिक्षकों से हम आग्रह करेंगे कि स्कूल तो खुली नहीं है कि वो भी जा करके थोड़ा सा सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के उनको क्लास लें। बलरामपुर के नरसिंहपुर ग्राम पंचायत में बलात्कार पीड़िता नाबालिग मां अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। आरोपी ने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद पीड़िता की ओर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने बच्चे और उसकी मां के साथ ही आरोपी का DNA टेस्ट की भी सैंपल लिया है। आरोपी पिछले 5 सालों से शादी का झांसा देकर आबरू लूट रहा था। जब बात बच्चे के अपनाने की आई तो उसने बात पलट दी। दोनों पक्षों का पता चला परिवारों को, तो इसका बैठक भी कराए, लेकिन बैठक में भी इसको मना किया गया कि लड़की लड़का कोई बातचीत नहीं करेगा आज के बाद। लेकिन ये आरोपी लड़की से मिलता रहता था और ये पिछले 2019 सावन माह में एक गर्भवती हो गई। उसका भी जानकारी आरोपी को दी तो बोला ठीक है मैं रख लूँगा और अपने माँ को बताई। फिर इसमें सामाजिक बैठक 1-2 बार हुआ तो बोले कि हाँ मैं रखूँगा। फिर समाज में तो बोलता था कि मैं रखूँगा, लेकिन फिर बाद में रखने से इनकार कर दिया। सदर धारा 376(2) पॉक्सो के तहत कार्रवाई की। मुंगेली के लगरा गांव में 21 जून से लापता एक नाबालिग का पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई है। परिजन न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। परिजन का कहना है कि गांव की एक ही युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया। युवक और नाबालिग घर में रखे 3 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के गहने और स्कूटी भी अपने साथ ले गए। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं एसडीओपी का कहना है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। नोनी ला बहलका भुलका के उसने बहला के अपन घर ले गए रही से, लेके फिर ताला बंद करके रख दे रही से। अब जाके फिर हम लाइन बोले गाँव वाले मन समझौता कर दी और दे फिर अभी नहीं एक फिर ले गए। भी फिर बहला फुसका के 21 तारीख के दिन रात के चोरी करके सोना चांदी 3 लाख पैसा और स्कूटी ला वो दरवाज़ा तोड़ के ले गए होती वाले। फिर वो राजा सोनकर यहीं के रहने वाला है लगरा के, और साथ में हुए 4-5 जन मिल के उठा के ले गए गाड़ी ला, नोनियों ला उठा के ले गए। नाबालिग बच्चे के गुम के होने की सूचना पर उसमें धारा 363-66 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे पता तलाश करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उसके मोबाइल तो नहीं रखी है, लेकिन फिर भी वो लड़के का मोबाइल और उसके परिजनों से बात होती होगी तो उनका CDR, इस तरह से हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जल्दी सफलता मिलने की संभावना है।
दुर्ग के बाजारों में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही शातिर चोरों ने मिलकर कुल 7 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पकड़े गए चोर दिन के समय में पहले रेकी किया करते थे और फिर रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए। हालांकि संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की, जिसमें इन दोनों पर शक होने पर दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। थाना कोतवाली और मोहन नगर में लगातार अभी चोरियां लॉकडाउन के समय हो रही थी। कुछ चोर इसमें सक्रिय थे। इसी बीच सीसीटीवी में एक फुटेज में उस एक लड़के की पहचान हुई और जो शेख सलीम था उसकी पहचान होने के बाद उसका साथी उस्मान को भी हम लोगों ने घेरे में लिया और दोनों को मुख्तार को और दोनों को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार करके आज रिमांड पर भेजा गया है। इन लोगों ने चोरी का एक तरीका ये था कि अपना पहले तो रेकी कर लेते थे। रेकी करने के बाद उस रात में वहां जाकर चोरी करते थे। शटर उठाकर एक दुबला पतला युवक उसमें घुस जाता था। इस तरीके से दुर्ग में उन्होंने 6 चोरियां की है और मोहन नगर में 1 चोरी करना उन्होंने स्वीकार किया है। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जोकापाट गांव के ठेकेदारों ने हितग्राहियों के खाते से किस्त के पैसे को डकार कर सरकारी आंकड़ों में सभी घरों को बना हुआ दिखा दिया है, जिसकी वजह से हितग्राही आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। बता दें कि 2019-20 तक गांव में कुल 179 आवास योजना की स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ठेकेदारों ने जनपद स्तर के अधिकारियों से मिलीभगत करके भोले भाले हितग्राहियों के खाते से फर्जीवाड़ा करते हुए योजना की किस्त के पैसे निकाल लिए। गांव के सरपंच ने मामले की शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं मामले में जनपद पंचायत सीईओ रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं। पहाड़ी कोरवालों का गांव का ही ठेकेदार और हितग्राही अपने इच्छा से ठेकेदार चुन के जो बनवाए हैं उसमें ठप्पा उपा लगवा के कुछ पैसा का गमन कर दिया गया है और उन लोग का आवास नहीं बन पाया है। की शिकायत हम लोग जिला में भी जाके किए थे, थाना में भी जनपद में भी किए थे। कुछ नहीं होता है सर, कोई सुनते नहीं करते हैं।